तो सबसे पहले बात उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के दौरान हुए बवाल की करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस नेता धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। नैनीताल में जहां वोटिंग के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है, कई मेंबर की किडनैपिंग की कोशिश हुई है, वो अपडेट भी आपको देंगे। किस तरह से पुलिस ने गोलीकांड में एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कार सवार ने आखिर क्यों तांडव किया, तो मैनपुरी में गांव की गली में महाभारत क्यों छिड़ गया। बागपत की बात करें तो पहलवान ने किस पर धोबी पछाड़ दांव लगाया। ये तमाम खबरें डिटेल रिपोर्ट देखिए। सरेआम सड़क पर गोलियां चलने लगी। सिर्फ 2 सेकंड में 3 राउंड फायर खोल दिया गया। मारो मारो मारो, अब भगाओ जब। गोलियां चलनी शुरू हुई तो सड़क पर मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग गोलीबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। ये उत्तराखंड का नैनीताल है, जहां 13 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए। वोटिंग के दौरान बैलेट की जगह बुलेट चलने लगी, तो वोटिंग सेंटर के बाहर अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में एक शख्स के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेसी नेताओं ने जहां गोलीबारी का आरोप बीजेपी पर लगाया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेसी वर्कर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामले में जुट गई है। गोली चलाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। सड़क पर लग्जरी एसयूवी कार सवारों का तांडव। कार की विंडो से एक नहीं 2-2 दबंग सिर निकालते हुए उत्पात मचा रहे हैं। तेज रफ्तार में दौड़ती कार के बोनट पर 3-3 शख्स बैठे हुए हैं। कार की साइड विंडो से 2-2 दबंग लटके हुए दिख रहे हैं। कार फुल स्पीड से सड़क पर चल रही है तो रंगबाज हुड़दंग मचा रहे हैं। सड़क पर चलते राहगीरों को अपनी रंगबाजी दिखा रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की हैं और पामगढ़ हाईवे पर दबंगों ने खुलेआम न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, बल्कि जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाले लोग परेशान रहे। लेकिन इन हुड़दंगियों से किसी को भी उलझने का साहस नहीं हुआ। सरेआम दबंगई की यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है। दबंगों की तलाश की जा रही है। गांव की सड़क पर देखिए कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है। 2 पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़े पड़े हैं। कई लोगों के हाथों में बांस का लठ है, जिससे वो एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो कोई आसपास रखी ईंट से एक दूसरे पर निशाना साधकर प्रहार कर रहा है। गांव में जब कुरुक्षेत्र छिड़ा तो अब महिलाएं भी जुट गई हैं। दे दनादन ईंट से वार कर रही हैं। देखिए, इस परिवार के कई सदस्य बांस के डंडों से वार कर रहे हैं, तो बाकी ईंट से वार कर रहे हैं। अब देखिए, इस कुरुक्षेत्र का दूसरा राउंड चल रहा है, जब 2 से 3 लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं। लाठी डंडों के साथ ईंट और पत्थरबाजी की इन तस्वीरों से गांव का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं, जहां आपसी विवाद में गांव के ही 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद गांव की महाभारत का यह वीडियो वायरल हो गया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। फ्लाईओवर पर टेम्पो के साथ हादसा हुआ तो टेम्पो पर लदा लोहे का सामान झटके से फ्लाईओवर के नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया। एक बार फिर देखिए कैसे यह भारी सामान फ्लाईओवर से नीचे गिरा और भारी सामान की चपेट से स्कूटी सवार सीधे सड़क पर गिर गया। इतनी ऊंचाई से लोहे का सामान इतनी फोर्स के साथ स्कूटी सवार पर गिरा कि यह स्कूटी सवार शख्स फिर खुद नहीं उठ पाया। सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। बुरी तरह से घायल स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह दर्दनाक हादसा पुणे के भोसरी चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे हुआ, जहां फ्लाईओवर से गिरे सामान से स्कूटी सवार की जान दांव पर लग गई। हलवाई की दुकान में ग्रीन बनियान पहने दुकानदार पर पहलवान ने
दनादन थप्पड़ बरसा दिए। पहलवान ने हलवाई पर ऐसा धोबी पछाड़ दांव लगाया कि एक ही झटके में दुकानदार फर्श पर चारों खाने चित हो गया। पहलवान के धोबी पछाड़ से दुकानदार की ऐसी हालत हो गई, कई मिनट तक वो जमीन से उठ ही नहीं पाया। दूसरे शख्स ने उसे उठाया, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, ना ही वो सीधा चल पा रहा है। एक बार फिर हलवाई दुकान की फर्श पर ढेर हो गया। ये तस्वीरें बागपत के दाहा की हैं, जहां हलवाई की दुकान से उधार न मिलने पर गुस्साए कपिल पहलवान ने दुकान को ही अखाड़ा बना डाला। पहलवान ने न सिर्फ दुकानदार पर रेसलिंग का दांव लगा दिया, बल्कि उसकी पिटाई भी कर डाली, जिससे दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। दुकानदार ने पिटाई की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पहलवान पर जल्द एक्शन का दावा भी किया है। देखिए कैसे दबे पांव ये नकाबपोश बदमाश रूम में एंट्री करता है, सीधे अलमारी तक चला जाता है। ये रेड टी शर्ट पहने दूसरा बदमाश उसके पीछे आता है, हाथ में लोहे की रॉड लिए सीधे सेफ की तरफ बढ़ता है। सबसे बाद में तीसरा बदमाश कमरे में घुसता है, बेड पर सो रहे बिजनेसमैन पर लोहे की रॉड तानकर खड़ा हो जाता है। कब अलमारी खोलने, लॉकर तोड़ने की आहट से बिजनेसमैन जाग जाए तो ये रॉड ताने बदमाश सीधे उसके सिर पर अटैक कर देता है। करीब 5 मिनट तक ये 3 बदमाश कमरे के अंदर रहे। 7 लाए औजारों से अलमारी खोली, अलमारी का लॉकर तोड़ा, लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के दौरान खटपट भी होती रही, लेकिन फिर भी बिल्कुल पास बेड पर सो रहे बिजनेसमैन की नींद नहीं खुली। हालांकि बिजनेसमैन की नींद न खुलने से उसकी जान बच गई, क्योंकि बदमाश लोहे की रॉड लेकर सिर पर ही खड़े थे। वो जागने पर व्यापारी को मारने की तैयारी करके आए थे। चोरी की यह पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इसी फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में लग गई है। एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो आसपास के 8 घरों की छत दीवारें तक उड़ जाती हैं। हादसा इतना भयंकर था कि कई घरों में कुछ नहीं बचा। धमाके से मोहल्ले में तबाही मच गई। मोहल्ले के कई घर मलबे में तब्दील हो गए। हर तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पुलिस के साथ इमरजेंसी सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे। मलबे से रेस्क्यू काम तेजी से शुरू किया। ये बेंगलुरु का विल्सन गार्डन इलाका है, जहां एक तंग गली में सुबह के वक्त एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट से एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। घर में सिलेंडर ब्लास्ट की जांच शुरू हो गई है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीमें ब्लास्ट की वजह जानने के लिए लगी हुई हैं। एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स की स्टंटबाजी, फुल स्पीड में दौड़ते नजर आए स्पोर्ट्स बाइक। एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी के दौरान भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 2 बाइकों की टक्कर में स्टंटबाज सड़क पर ही गिर गया। यह नवनिर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जो पहले फेज में दिल्ली से बागपत तक बन चुका है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। न ही ये एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोला गया है, लेकिन फिर भी स्टंटबाज बाइकर्स NHAI के पत्थर हटाकर एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं और स्टंटबाजी करते हैं। ऐसी ही स्टंटबाजी उस वक्त भारी पड़ गई जब तेज रफ्तार बाइकर्स की बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई और इस स्टंटबाज बाइकर्स रोहित की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार शख्स सुबोध ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका दूसरा साथी भी गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पुलिस को भी इस हादसे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरेआम सड़क पर दबंग ने दबंगई दिखाई, पल्लेदार पर दनादन थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये दबंग इतने पर नहीं रुका, बल्कि जब गरीब पल्लेदार छुड़ाकर भागा तो दबंग ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर से दीवार से सटाकर जमकर पिटाई कर दी। कई लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन फिर भी दबंग मानने को तैयार नहीं हुआ। वो दनादन थप्पड़ मारता रहा। मारपीट की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पल्लेदार ने केवल मॉल से भरी बोरी दबंग की बाइक के पास रख दी,
जिससे गुस्साए दबंग ने पहले पल्लेदार को गालियां दी। जब शख्स ने गालियों का विरोध किया तो दबंग ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। पल्लेदार से मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पल्लेदार ने पिटाई की शिकायत पुलिस से नहीं की है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। सड़क पर व्हाइट कार खड़ी है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश हाथों में लाठी डंडे लेकर दनादन कार पर बरसा रहे हैं। कार के आगे पीछे साइड के शीशों पर हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। शीशों को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया, कार को कबाड़ बना दिया गया। ये ओडिशा का सोनपुर है और यह कार बीजेडी जिलाध्यक्ष सोराम कंपा की है, जो कई कारों के काफिले के साथ निकली थी। तभी दर्जनों दबंगों और बदमाशों ने सरोज कंपा के काफिले को घेर लिया। 20 सड़क पर कारों पर अटैक किया गया। हमले में सरोज कंपा के साथियों को चोटें भी आई हैं। हमले की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव को लेकर तनाव बढ़ गया है। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया है। वोटिंग के दौरान 5 जिला पंचायत प्रत्याशियों का अपहरण, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के अपहरण के बाद तनाव की स्थिति वहां पसरी हुई है। प्रत्याशियों को कार में उठाकर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग। कैसे बिठाएगा भाई? आरोप लग रहे हैं कि 24 घंटे से लापता हैं जिला पंचायत प्रत्याशी। पोलिंग बूथ से कांग्रेस समर्थित 5 जिला प्रत्याशियों के अपहरण का मामला गरमा गया है। अपहरण के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। हल्द्वानी के एसएसपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। एसएसपी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। गायब 5 सदस्यों को ढूंढ कर लाने की लगातार मांग की जा रही है। एसएसपी नैनीताल को भी हटाने की कांग्रेस ने मांग रखी है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने फैसला सुनाया है और इस लड़ाई को हम सब लोग मजबूती उसके साथ लड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सोमवार को कोर्ट ध्यान दिया गया है और हम क्रमवार सारे तथ्यों को जो हुआ है, जो घटनाक्रम कल रात घटा है, जिसमें से काउंटिंग हुई है, सारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमने ये भी कहा है कि रिकॉल होना चाहिए, हमने कहा रिकॉल होना चाहिए। लोकतंत्र की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हम उनको ढूंढ नहीं पाए। तल्लीताल से लेके इंडिया होटल तक इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं होटलों में। अगर निष्पक्ष जांच अगर प्रशासन करना चाहे तो उन फुटेजों में दिख जाएगा कि लोगों को प्यार से ले गए, उठा के ले गए, मार के ले गए, कैसे ठूस के ले गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन फुटेजों को निकलवाए प्रशासन। इतने होटल हैं वहाँ पर, सारे फुटेजें निकल के आ रही हैं। आज सुबह ही तलवार, बस वो जहाँ पर बैरिकेडिंग है, धारा 144 थी, वहाँ पर तलवारें वहाँ पर देखी गई हैं। सोचिए आप कहीं जाने के लिए कैब बुक करते हैं, लेकिन उसमें बैठते ही आपको कोई बंधक बना ले, और ये भी उस समय जब आप अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ कैब में बैठे हुए हों। दरअसल कुछ ऐसा हुआ नोएडा में, जहां एक कपल को कैब ड्राइवर ने करीब आधे घंटे तक चलती कार में बंधक बनाए रखा। उस दौरान आखिर हुआ क्या और उसने ऐसा करा क्यों, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भैया एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी बंद कर। लग जाएगी भैया, गाड़ी बंद कर देंगे भैया मेरी। अरे बच्चे हैं मेरे साथ यार। भाई मैं सेफली बताऊंगा भैया, वो बात नहीं, आगे जाके प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा। कैब में बैठे इस कपल के जान पर बन आएगी, ये इन्हें पता नहीं था। जिस कैब को ये लोग ऑनलाइन बुक करके बुलाए थे, उसी कैब के ड्राइवर ने सड़क पर घंटों इन्हें बंधक बनाए रखा। कैब ड्राइवर इस कपल को कैब में बैठाकर सड़क पर गाड़ी दौड़ाता रहा। कपल कैब ड्राइवर से चिल्ला कर कैब रोकने को बोल रहा था, लेकिन कैब ड्राइवर कैब को रोकने की जगह और स्पीड में भगा रहा है। भैया प्लीज रोक लो, भैया रोक लो यार, भैया प्लीज रोक लो ना। मैम प्लीज नहीं, आप वो नहीं समझ रहे, वो पीछे है पुलिस। भाई वो जाने नहीं देंगे तुम्हें। भैया भाई समझा करो भाई, मैं पैसे दे दूंगा, रुक जाओ यार। मैं समझ रहा हूँ यार, मैं बात कर लूंगा, तुम रुक जाओ यार। भाई मत कर यार, बच्चे साथ में यार, समझा कर यार मेरे भाई। प्लीज समझो ना भैया। हमें उतार दो, तुम जैसे करना हमें उतार दो, रुक जाओ।
कैब में पति पत्नी के साथ उनकी मासूम बेटी भी बैठी है, जो बेहद डरी हुई है, रो रही है। कैब में बैठे पति पत्नी बार बार कैब वाले से कैब को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैब ड्राइवर के पीछे पुलिस लगी है, बताकर कैब को 80 की स्पीड में भगाते रहता है। नोएडा की सड़कों पर होस्टेज बनाकर इन्हें घुमाते रहता है। एक सेकंड रोक रहा हूँ भाई, रोक। भैया प्लीज रोक लो ना। तुम्हें पीछे नहीं है, भैया नहीं इधर नहीं है, है, प्लीज रोक लो। भैया प्लीज रोक रहा हूँ, आगे रोक रहा हूँ। नहीं है पीछे गाड़ी, मैं रोक रहा हूँ। भैया प्लीज रोक दो, आप यहीं पे रोको गाड़ी। भैया पीछे नहीं है, हम उतर जाएंगे, 1 सेकंड में उतर जाएंगे यार। लग जाएगी भैया, पीछे नहीं है गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ, मैंने देख लिया। साइड में रोक लीजिए ना प्लीज। तू मुझे उतार दे, तू जहाँ जाने जा भाई। भैया प्लीज, भैया मैं पैर पड़ रही हूँ आपके। हम 1 सेकंड में उतर जाएंगे यार, रुक जा। भैया मैं दरवाजा के रेडी कर रहा हूँ, आप जब स्लो कर लो हम निकल लेंगे। भैया प्लीज। भैया नहीं है पीछे। पीड़ित परिवार कैब ड्राइवर के सामने कैब को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कैब ड्राइवर कैब को रोकता नहीं है। पीड़ित परिवार डरा हुआ है, कहीं गाड़ी भगाने के चक्कर में आरोपी किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर न मार दे। भाई रोक ले। अभी रोक लो भैया, बस यहीं पे रोक ले। भैया आप रोक लो ना प्लीज, रोक लो ना, स्लो कर दो ना भैया प्लीज, मेरी बेटी है साथ में। भैया रोक। हाँ जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। ओह शिट, क्या हो गया? ये पुलिस से भाग के हमें बुलाओ। पुलिस से भाग के? हाँ जी। दरअसल पीड़ित परिवार ने ग्रेटर नोएडा के लिए कैब बुक की थी, तभी रास्ते में कैब चालक ने किसी दूसरे को टक्कर मार दी और फरार हो गया। इसके बाद कैब चालक को पकड़ने के लिए पुलिस पीछा करने लगी। पुलिस को देखकर आरोपी कैब चालक 80 की स्पीड में कैब भगाने लगा। उत्तराखंड की धराली में जितनी तबाही हुई है, उतनी ही तबाही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी मची हुई है। धराली में भी लोग त्योहार मना रहे थे, मेला लगा था, लोगों की भारी भीड़ थी, तो किश्तवाड़ में भी लोग मचैल माता यात्रा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए किश्तवाड़ के चिशौटी गांव में हजारों लोग पहुंचे थे। कोई लंगर में खाना खा रहा था, तो कोई बस स्टैंड पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक से बादल फटता है, सैलाब अटैक कर देता है। किश्तवाड़ में कितनी तबाही मची है, किस तरह से फिलहाल वहां ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है, सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मलबे में दबी गाड़ियां, टूटे हुए घर, गिरे हुए पेड़, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, रोते बिलखते लोग, अपनों की तलाश में मलबा हटाते परिजनों की ये तस्वीर बता रही है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कितनी ज्यादा तबाही मची है। हमारे सारे पल में कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टिक्का लगा रहा था, मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। हम लंगर के थोड़े पीछे ही थे, वहाँ पर हम रोटी खाने लगे थे, पीछे से आवाज आई, वो सारा रुड़ गया। बादल फटते हजारों क्यूसेक लीटर पानी के साथ सैलाब ने अटैक कर दिया। पानी कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आपको इस खड़ और तबाही को देखकर लग गया होगा। पानी का प्रहार इतना बड़ा था कि वो अपने साथ हजार टन वजनी पत्थर भी बहाकर लाया और यहां छोड़ दिया। ये बड़े बड़े पत्थर पहले यहां नहीं थे, ये पेड़ यहां नहीं था। इन सभी को सैलाब अपने साथ बहाकर लाया है।
हम इस वक्त किश्तवाड़ के उसी चचौसी गांव में मौजूद है जहां बादल फटने के बाद तबाही की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल होगा। मेरे पीछे जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ मलबू के ढेर नज़र आएंगे और इस मलबे के नीचे न जाने कितने लोग अभी भी लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, ये पत्थर जो है बादल फटने के दौरान ऊंची ऊंची पहाड़ों से नीचे आए हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है ज़मीन से पूरी तरह से निकल कर जो है इस रिहायशी इलाके में आ पहुंचा है। ये पत्थर आप देख सकते हैं कि हज़ारों टन वजन के ये पत्थर है जो पहाड़ी से नीचे आ गई। ये मिक्सर आप देख सकते हैं जो किसी काम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस मिक्सर की हालत कैसी है। कोई भी चीज़ जो है इस मिक्सर में सामान्य नहीं दिख रहा है। मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, ये मकानों के छत है, मकान तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये छत जो है देखे जा सकते हैं और जो मकान है वो पूरी तरह से इस जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। ये जो खाली इलाका दिख रहा है यहाँ पर 10 से ज्यादा घर थे, लेकिन अब यहाँ एक भी घर नहीं है। यहाँ पर गहरी खाई है, पत्थर है, मलबा है, लेकिन घर का कोई नामो निशान तक नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो लोग कल तक अपने घरों में रहते थे आज वो बेघर हो रहे हैं। अपना सामान जो बचा हुआ सामान है उसे निकालकर अब दूसरी जगह पर जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है, सीआईएसएफ की टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोग लापता है इसका अंदाज़ा अभी नहीं लग पा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ से गांव के लोग अब अपना घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि करीबन 10 से ज़्यादा मकान जो है वो इस मलबे के नीचे पूरी तरह से दफन हो चुके हैं। कई लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग अभी भी लापता है जिनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। लोगों के मुताबिक जब बादल फटा तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर यात्रियों की थी जो मत्स्य यात्रा पर यहाँ पर आए थे। बहुत सारे लोग तब खाना खा रहे थे लंगर में, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल थी, बच्चे थे। और ये जो आप मेरे सामने ये कैंप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर एक कैंप था। यहाँ एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात रखी गई थी ताकि किसी भी डिज़ास्टर के दौरान अगर कोई बड़ा वाक़ा होता है तो उसको अंजाम देने में जो है ये टीमें यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन किसी को पता नहीं चला, मौसम सब कुछ ठीक था और सबसे पहले इसी पोस्ट को जो ये कैंप यहाँ पर था इसको हिट किया गया और इसमें भी कुछ जवानों की मौत बताई जा रही है। गाड़ी पलट गई है, मलबे में बाइक धंस गई है, लेडीज पर्स, पीठ बैग, ये बताने के लिए काफी है कि जब सैलाब आया होगा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इन सब चीजों को छोड़कर कैसे भागे होंगे। मेरे सामने आपको गाड़ियां देख रहे हैं, अगर मैं गाड़ियों को गिनूं तो शायद गिनने में बड़ी मुश्किल होगी। 1, 2, 3, 4 गाड़ियां मेरे सामने नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक बस स्टैंड भी होता था और बताया जा रहा है कि जब 12 से 1 बजे के बीच ये हादसा पेश आया तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी। उन गाड़ियों का भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। मेरे सामने अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये रास्ता जो है यात्रा की ओर जाता है। करीबन 8 किलोमीटर दूर यहाँ से वो मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते थे। मत्स्य यात्रा यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ पर ये जो आप घर देख रहे हैं, इन घर में कोई भी चीज़ आपको सामान्य नहीं दिख रही है। ये सारे घर जो है वो इस नदी नाले में जो है दफन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 14 से 15 घर यहाँ पर थे, उनमें बस कुछ ढांचे अब नजर आ रहे हैं, बाकी सारे घर जो है वो इस नाले में तेज पानी के बहाव और जो बड़े बड़े पेड़ और पत्थर पहाड़ों से नीचे आए उसने सब कुछ अपने साथ समेट के ले लिया। ये स्थानीय लोग जो है अपनों की तलाश में यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें कोई अता पता नहीं मिल रहा है। ये नाला जो है जो यहाँ से पानी गुजरता था, अब वो नाला भी जो है इन बड़े बड़े पत्थरों से, इस मलबे से जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है।
आगे अगर आप दौड़ाएंगे तो सामने आपको एक मंदिर दिखेगा। ये मंदिर भी जो है पूरी तरह से टूट चुका है। लोग जो है उनकी आंखें नम है, वो अपनों की तलाश में है। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब के कारण 16 घर, सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 पानी की चक्कियां और 30 मीटर लंबा पुल बह गया है। चशोटी गांव के मचैल माता की यात्रा के कारण 14 अगस्त को यहां हजारों श्रद्धालु मौजूद थे, सैकड़ों गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन अब कुछ ही गाड़ियां बची हुई हैं। कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो करीबन 200 से 300 लोग यहाँ पर तब खाना खा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी और किसी का कोई अता पता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, घायल हालात में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बहुत सारे लोगों की हालत जो है बताई जा रही है गंभीर है, और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जम्मू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो ये वो पहाड़ियां हैं जहां से सबसे पहले बादल फटा था और बड़े बड़े पत्थर और ये पेड़ जो है नीचे आ गए थे। और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लंगर लगा हुआ था जिसमें काफी लोग बैठे हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान भी तब मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जवान भी जो है वो अभी तक मिसिंग है। हम आपको और आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है इस रास्ते के बीच में आ चुके हैं। ये एक बड़ा स्टैंड हुआ यहाँ पर करता था, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर कहीं बाइक्स लगी हुई है। सब कुछ जो है यहाँ पर बस तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। जब बादल फटे उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो लापता है। और ये ढांचे आप देख सकते हैं, ये जहां पर घर हुआ करते थे वो घर जो है ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ अब यही कोशिशें की जा रही है कि जितने भी लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा हुआ। बूंदी के चित्तौड़ रोड पर मौजूद एक स्कूल की अचानक फॉल सीलिंग गिर गई। फॉल सीलिंग गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए। हादसे के दौरान 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था, तभी स्कूल की फॉल सीलिंग गिर गई। इस हादसे में 5 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही कि कोई भी बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं है। बंगाल के सिंगूर में एक ट्रेनी नर्स की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद सिंगूर में तनाव का माहौल था। दीपाली जानकी डेड बॉडी का जहां पोस्टमार्टम होना था, वहां पर बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। दीपाली के परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं, पुलिस की कार्रवाई में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ऐसे तमाम सवाल जानने के लिए जवाब देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस छात्रा का नाम दीपाली जाना है। ये बंगाल के नंदीग्राम की रहने वाली थी। इसका सपना था नर्स बनकर लोगों की सेवा करना, लेकिन अफसोस ये अब दुनिया में नहीं है। बुधवार की रात को एक कमरे में इसकी डेड बॉडी बरामद हुई। दीपाली ने सुसाइड किया था या दीपाली की हत्या की गई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। दीपाली ने बेंगलुरु से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की पढ़ाई की। पिछले साल दीपाली ने जीएनएम का कोर्स भी पूरा किया था। दीपाली 3 दिन पहले ट्रेनिंग के लिए नर्सिंग होम ज्वाइन कर चुकी थी। सिंगूर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रेनिंग कर रही थी। दीपाली के साथ काम करने वाली एक नर्स ने बताया कि बुधवार की रात दीपाली अचानक से बाहर गई और वापस नहीं लौटी। उसका फोन भी बंद आ रहा था। बाद में खिड़की से झांक कर देखा गया तो वो फंदे से लटकी हुई मिली। दीपाली के माता पिता का कहना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, वो बिल्कुल स्वस्थ थी। परिवार के मुताबिक दीपाली की हत्या हुई है। परिवार वालों ने नर्सिंग होम के मालिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है। दीपाली ने जान दी है या उसकी जान ली गई है, पुलिस इस बात का पता लगा रही है। लेकिन दीपाली के असमय छोड़कर चले जाने से उसके माता पिता, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो गम और गुस्से में है। दीपाली के माता पिता ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया।
परिवार ने मांग की है कि पुलिस को हत्यारों का पता लगाना होगा। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी। पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार को हुगली के जिस सरकारी अस्पताल में दीपाली की डेड बॉडी लाई गई, उस अस्पताल के बाहर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हॉस्पिटल के गेट पर पुलिस वाले तैनात हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बहस हो रही है। प्रदर्शनकारी हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोक रहे हैं। दीपाली ने जान दी है या उसकी जान ली गई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पुलिस मामले की जांच सभी एंगल से कर रही है। दीपाली जाना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किसी वजह से हुगली के सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कोलकाता मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की का बॉयफ्रेंड है और दूसरी गिरफ्तारी शिवम सेवा सदन नर्सिंग होम के मालिक की हुई है। बॉयफ्रेंड का नाम राधा गोविंदा घाटन और नर्सिंग होम के मालिक का नाम सुबीर घोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आवारा स्ट्रीट डॉग्स को हटाने को लेकर आए डिसीजन के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में डॉग लवर्स एक साथ जुटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में पोस्टर बैनर भी लहराए। प्रदर्शन में फिल्मी दुनिया के भी कई एक्टर शामिल हुए। इसमें एक एक्ट्रेस और एनिमल एक्टिविस्ट जया भट्टाचार्य से हमने बातचीत की। इस वक्त हम मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद हैं। अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको नजर आएगा कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार के बैनर्स हैं जो यहाँ पर आपको उनके हाथों में देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन आती है आवारा कुत्तों को लेकर, उन्हें पकड़ने की बात कही जाती है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। और उसके बाद अब मुंबई के आजाद मैदान में ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक्टिविस्ट जया इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, लोगों में नाराजगी है, किस मांग को लेकर आप लोग आज यहाँ आए हैं? नाराजगी से ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम शॉक में हैं, हम दुखी हैं कि जो आपको गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं। वो तो हम सारे फीडर्स, रेस्क्यूअर्स करते हैं, वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन। मैं तो 25 साल से बच्चों को उठा उठा के अपनी खुद की गाड़ी में डाल के पैसे दे के न्यूटर करवाती हूँ भाई, वैक्सीनेट करवाती हूँ भाई, आज से नहीं कर रही हूँ। ये काम एक्चुअली आपका है, आप अपने काम में चूक जाते हैं और आप हमारी पब्लिक के अंदर इतनी समझ नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो कुछ ब्रीड्स की बात करते हैं कि उनको घर दो, ये नहीं बोलते हैं कि जो भारतीय सड़क पे कुत्ते पड़े हुए हैं, जो हमारे घरों की, हमारी बिल्डिंग्स की रक्षा करते हैं, उनको भी घर दो, उनको भी खाना दो। और हमारी पब्लिक इतनी क्रूर हो गई है, इतनी क्रूर हृदय हो गई है कि वो जिन जमीनों पे वो कुत्ते रहते थे आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनने के पहले, आपको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो जमीन आपकी नहीं है, आपका सिर्फ वो फ्लोर है, वो घर है, जमीन का टुकड़ा नहीं है आपका। लेकिन वो जो कुत्ते वहाँ रहते थे पहले से, उनको को निकाल के बाहर करो, उनको खाना मत दो। भाई, कोई भी जीव तभी तकलीफ देता है जब वो भूखा होता है, तकलीफ में होता है या डरा हुआ होता है।